उस प्रमेय में कल बहुत सारी आप लोगों को समस्याएं हम देखे गए थे और उन समस्याओं पर आपको चिंतन करने के लिए कहा था। जैसे हमने ये कहा था कि अगर इस तरह का लैमिना है और उस लैमिना में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये क्यों नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो सकती है। क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे का रीज़न हम आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। आप ये देखिए, ये एक प्लेट है और इस प्लेट में यहाँ सब पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है इस तरह से, और इस प्लेट को अगर हम ऐसे रख दें, ऐसे, तो ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज के कारण हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर होगा, इसके कारण इधर होगा। ये भी तो ऐसे ही सरफेस है। और ध्यान से देखिए, इस समय हमने इस सरफेस को जेड एक्सिस वाई एक्सिस में कंसीडर करके रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक्स एक्सिस में रखा है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्स एक्सिस में कैलकुलेट करना है। यानी तुम्हारा ये जो प्लेट है ये वाई जेड प्लेन में है, एक्स तल के लंबवत है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बताएंगे। दूसरी चीज़, चूँकि प्लेट का विस्तार अनंत है इसलिए यहाँ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ बच्चे कल जवाब दे रहे थे कि सर यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता। अरे हर जगह प्लेट चार्ज है, इसके पास लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, लेकिन चूँकि हमने इसको ऐसे रखा है इसलिए ये विस्तार अनंत तक जाएगा, ये विस्तार अनंत तक जाएगा, ये विस्तार अनंत तक जाएगा, ये विस्तार अनंत तक जाएगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड से डिलीट होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड से डिलीट होगा, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड डिलीट नहीं हो सकता और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ही वैल्यूएबल होगा, क्योंकि इस सममिति के कारण जो अनंत विस्तार वाले कोर हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लेक्ट होता जाएगा। इसलिए प्लेट को आप जिस अक्ष के लंबवत रखेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वही मिलेगा। आप ध्यान से देखिए, ऐसे हमने रखा है, ये एक्स अक्ष इधर है जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, ये वाई अक्ष मान लेते हैं तो ये जेड अक्ष, यानी ये जो कॉपी रखी हुई है ये वाई जेड प्लेन में रखी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक्स एक्सिस में निकालना है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस में ही मिलेगा, बाकी किसी भी एक्सिस का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से सिमेट्रिकल फॉर्म में कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसलिए ऐसा हुआ था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे हम गोला क्यों नहीं ले सकते। गोला में अलग अलग भागों का एरिया निकालने का कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे आप बेलन को दो हिस्सों में तोड़ देते, 3 हिस्सों में तोड़ लेते हो, घनाभ को तोड़ लेते हो, गोले को कहीं आप तोड़ सकते हो। जिस समय आप निकालेंगे तो 4πr² या अर्धगोला 2πr², बाकी कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हर सरफेस के एरिया को स्प्लिट करने का चांस रहता है, इसीलिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अन्य दिशाओं में 0 होने की संभावना होती है वहाँ पर हम गोलीय गॉसियन सरफेस की कल्पना ना करके बेलनाकार गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं या घनाभाकार या घनाकार गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कल एक क्वेश्चन हमने और उठाया था, उस क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। लघु मोटाई की 2 प्लेटें हैं, इसका पृष्ठावेश घनत्व σ1, इसका पृष्ठावेश घनत्व σ2। यहाँ कोई पॉइंट है, पॉइंट इसके नज़दीक हो सकता है, इसके नज़दीक हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि किसी के भी नज़दीक करो इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। इसलिए चाहे यहाँ निकालो तो भी वही, यहाँ निकालो तो भी वही। अच्छा, चूँकि ये प्लस σ1 है इसलिए इसके ये भी प्लस σ2 है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, यानी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो या तो E1 - E2 होगा या E2 - E1 होगा। ये डिपेंड करेगा σ1 बड़ा है कि σ2 बड़ा है। तो लेट अस कंसीडर दैट σ1 इज़ ग्रेटर देन σ2। अगर आप σ2 ग्रेटर देन σ1 भी लगा देते हैं, सवाल में कंसीडर नहीं है, तो फिर वो भी सही माना जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो σ1 इक्वल टू आप लगाएंगे, E1 इक्वल टू आप लगाएंगे σ1/2 ε0, यही गलत हो जाएगा। यहाँ पर E1 बराबर σ1/ε0 लिया जाएगा। कोई कारण हमें बता सकता है?
अगर आप कारण बताएंगे तो हम बड़े थैंकफुल होंगे आपके लिए। ये क्वेश्चन आज आपके लिए है। आज अपने मेंटर से किसी पूछिएगा, किसी बड़े भाई से पूछिएगा, अगर वो हमको बताए तो आप हम तक अपना मैसेज हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9919992800 पर व्हाट्सएप करिएगा। अगर इसमें रिस्पांस नहीं आता है तो 7651999722 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हम तक सूचना पहुंच जाएगी, क्योंकि ये भी मेरा ही नंबर है। तो E1 इक्वल टू सिग्मा 1/ε0 यूज़ करेंगे, E2 इक्वल टू सिग्मा 2/ε0 यूज करेंगे। प्रश्न रेज हो जाता है कि सर ऐसा क्यों करेंगे, हमने तो सिग्मा 1/2ε0 पढ़ा है। कुछ बच्चे हमें जवाब देंगे कि सर ये चालक प्लेटें हैं इसलिए सिग्मा 1/2ε0 यूज़ नहीं होगा। ये उत्तर गलत है। चालक हूँ चाहे अचालक हूँ, अगर विस्तार अनंत की कोई प्लेट ली गई है तो सिग्मा 1/2ε0 ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ सिग्मा 1/ε0 क्यों लिया गया है ये आप लोग हमें बताएंगे, राइट। हमने कहा था एक चार्ज है और उस चार्ज को इस लाइन से ए डिस्टेंस पर 45 डिग्री के एंगल में चलाना है। क्वेश्चन सरल था। यहाँ का अगर कुछ फोर्स मिल जाता, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर होगा, तो हम ये समझ जाते हैं W इक्वल टू FA cos 45 निकालना पड़ेगा। लेकिन बात तो हमारे पास F की है, F ही नहीं है। तो F नहीं है तो हम जानते हैं F इक्वल टू Q टाइम्स E होता है, और E यहाँ पर इनका रिजल्टेंट आएगा, तो हम कह सकते हैं Q टाइम्स E1 माइनस E2, और E1 की वैल्यू है इस समय सिग्मा 1/ε0 और इसकी है सिग्मा 2/ε0। तो ये आ जाएगा W इक्वल टू Q/ε0 A सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 cos 45 1/√2। तो आंसर आने वाला है QA/√2ε0 ब्रैकेट में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, आप लगा भी सकते थे, बशर्ते आपसे ये गलती हो सकती थी, आप यहाँ पे 2 यूज कर लेते। 2 यूज़ नहीं होगा, क्यों नहीं यूज होगा आप आज बताएंगे, हम आपको कल बताएंगे, ठीक। आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन हमने आपसे और पूछा था, उस क्वेश्चन की भी हम चर्चा कर लेंगे यहीं पे। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग, जिसने भी अभी तक लाइक बटन न दबाया हो लाइक कर दीजिएगा, ताकि लाइक करने से कुछ नहीं होता है, वीडियो यूट्यूब की रैंकिंग में थोड़ा ऊपर आता है, बस आप ये समझ लीजिए। और सबकी तरह हम भी चाहते हैं कि मेरी वॉइस ज़्यादा दूर तक पहुंच जाए, और आपके शेयर करने से कोई भी अध्यापक ऊर्जावान होता है, ये ध्यान रखना। उसका अंदर थोड़ा सा एंथुजियाज्म बढ़ता है कि नहीं हाँ हम बच्चों को पढ़ाएं, नहीं तो उसे लगता है कि हम ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरा वीडियो प्रमोट नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ शेयर कर दिया करिए। इस तरह से हमने वायर बनाया था और बताया था कि ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज है। रेडियस लेंथ की तुलना में बहुत छोटी है, इसलिए इसे हम वायर मान लेंगे, इसे हम सिलेंडर नहीं मानेंगे। इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो λ1 है, इसकी जो चार्ज लीनियर डेंसिटी है वो λ2 है। मैंने कहा था कि आपको इसकी पर यूनिट लेंथ में कैलकुलेबल फोर्स निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस इक्वल टू R। अच्छा एक बात बताइए, ये वाला वायर भी चार्ज्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट करेगा, यहाँ भी करेगा। ये वाला भी चार्ज है, यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट करेगा। दोनों वायर एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। अगर इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इसके चार्ज का गुणा करा दें तो यहाँ का फोर्स आ जाएगा कि नहीं। इसी तरह से अगर इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके इसके चार्ज का गुणा करा दें तो यहाँ पर फोर्स आ जाएगा, क्योंकि फोर्स निकालने का भी बेसिक फार्मूला है Q टाइम्स E। यहाँ कितना चार्ज है और यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे का है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसके चार्ज के कारण फोर्स क्रिएट करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसके चार्ज के कारण फोर्स क्रिएट करेगा।
तो मैं एक वायर 1 मान लेता हूँ, दूसरा वायर 2 मान लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 ऑन पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 ऑन पॉइंट P1। ठीक है, क्या होता है, E1 इक्वल टू 1/2πε0 λ 1/r, यही होता है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ ये वायर उपस्थित है, चूँकि वायर 2 is present in this electric field, in this electric field, force applicable on चार्ज Q कितना होगा, उस पर फोर्स निकाल लो तो आप F2 लिख सकते हो। Q2 इंटू ई, Q2 इंटू ई की वैल्यू हो जाएगी 1/2πε0 इंटू λ 1/r। अब Q2 को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2 इक्वल टू Q2/L हो जाएगा। तो Q2 इक्वल टू क्या आएगा, λ2 इंटू L, यहाँ पे सेट कर देंगे। F2 इक्वल टू λ2 इंटू L इंटू λ1/2πε0 इंटू R। यूनिट लेंथ में फोर्स कैलकुलेट करना था, इस लेंथ को हम अपॉन में लाएंगे, तो दैट विल बी F2/L इक्वल टू λ1 λ2 अपॉन 2ε0 R। यही हमने आपको प्रूफ करने के लिए दिया था। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जहाँ पे λ1 आया है वहाँ पे λ2 आएगा पहले, इसके बाद यहाँ पे Q1E लिखेंगे, यहाँ F1 आ जाएगा। तो Q1 जब लिखेंगे तो यहाँ Q1 आएगा, जब यहाँ Q1 आएगा तो यहाँ पे आप मान रखेंगे λ1 इंटू L1, λ1 इंटू L। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप दूसरी तरफ से भी डेरिवेशन दोहरा के देखिए, यही आने वाला है। तो आपको समझ में आ गया। परस्पर r दूरी पर रखे हुए किन्हीं दो अनंत लंबाई के आवेशित तारों के बीच उनकी प्रति एकांक लंबाई पर λ1 λ2/2ε0 R फोर्स वर्क करता है। एक न्यूमेरिकल आपके घर के लिए देखिएगा। एक हमने कार्टेशियन सिस्टम पर एक पिंड लिया हुआ है और इस कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग में वेरिएशन में है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वेरिएट हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है E इक्वल टू या ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स रेज टू द पावर 1/2, where अल्फा इक्वल टू 500 न्यूटन प्रति कूलाम मीटर की पावर 1/2। राइट, ये अल्फा की वैल्यू दी हुई है। यानी एक्स एक्सिस में जाएंगे आप, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा और वाई एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जेड एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ पर हमने एक घनाभाकार पिंड की कल्पना की है, इस तरह से हमने एक कल्पना की है, ये लाइक दिस। और इस घनाभ की साइड जो है वो स्मॉल ए है
और ये साइड भी जो है वो इतनी दूरी भी स्मॉल ए है। ये मैं हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल चार्ज अलाइंड विद या एफिलिएटेड विद, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एफिलिएटेड विद क्यू। यानी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल चार्ज इस घन से रिलेटेड कितना होगा। ये आपको कैलकुलेट करना है दोनों बातें। ये होमवर्क है आपके लिए, आप कोशिश करिएगा। वंस अगेन हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7651997222 पर संपर्क करिएगा। अगर आपको रेगुलर बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़नी है, पूरी फिजिक्स पढ़नी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को बढ़ा लीजिएगा। फिजिक्स और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, टाइमिंग और बढ़ जाएगी। आपको एक भी मिनट हम फालतू की बकवास करने में नहीं व्यतीत करवाते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। आगे हम चलेंगे आवेशित गोली कोष के कारण अगला टॉपिक है आवेशित गोली कोष के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, आवेशित गोली कोष है ये आवेशित गोली कोष है। इस आवेशित गोली कोष की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। हमने इसको चार्ज दिया है स्मॉल क्यू। सिंपल सी बात है कि वो चार्ज पूरी सरफेस पर आउटर मोस्ट लेयर में कंजर्व हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो है चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये चार्ज है और इसके कारण हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है इसकी सरफेस पर, या यहाँ पर पहले हमको निकाल लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसके अंदर भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये 3 पॉइंट हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चूँकि ये यहाँ कुछ अनंत जैसा नहीं है, इसलिए यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। होगा कि नहीं होगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं है कि हर कंपोनेंट एक दूसरे को ये कैंसिल करेगा, बाकी सब रिजल्टेंट बनाएंगे। यहाँ पर ये कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे वाले, बाकी सब रिजल्टेंट बनाएंगे। तो हर जगह रिजल्टेंट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसकी लेयर पर या लेयर के बाहर किसी पॉइंट पर नहीं होगा, ये आप समझ लीजिएगा। तो अगर हमें P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम P1 पर पहले गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इस बार क्यों करेंगे गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना? क्योंकि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, पूरा सरफेस एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन तरीका वही, ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा इस तरह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण फॉरवर्ड फ्रॉम प्लस चार्ज, और यहाँ पे कोई माइन्यूट एरिया हम मान लेते हैं ये इस तरह से, दैट इज़ डी ए, राइट। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले मैं एलिमेंट फ्लक्स निकालूंगा। एलिमेंट फ्लक्स निकालने के बाद टोटल फ्लक्स निकालूंगा। टोटल फ्लक्स निकालने के बाद मैं सिग्मा का यूज करूंगा, फिर गॉसेस थ्योरम या गॉसेस थ्योरम फिर सिग्मा। आप देख रहे हैं बार बार मैं गॉसेस थ्योरम में एक ही कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ से मैं एलिमेंट फ्लक्स निकालता हूँ, बाकी आप भाषा लिख लीजिए। एलिमेंट फ्लक्स मैं यहाँ से निकालता हूँ तो आ जाएगा डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो आ जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो। आप जानते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक ही दिशा में है,
टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज हमने गोला लिया है और कहीं से स्प्लिट नहीं है कोई भाग। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे फाई ई इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रल डी ए, और इसकी वैल्यू आ सकती है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ सकती है 4 पाई आर स्क्वायर। कहाँ आर, ये वाला आर, कितनी रेडियस, स्मॉल आर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। फाई इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। मेरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस क्यू की वैल्यू कहाँ है, इस कैपिटल आर त्रिज्या के गोले से घिरी हुई है, यानी मैं इसमें सिग्मा यूज कर सकता हूँ क्यू अपॉन ए, और इस ए की त्रिज्या है कैपिटल आर 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ पर भी सोच सकते हैं कि वॉल्यूम क्यों नहीं लिया गया। मेरे बच्चे, वॉल्यूम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वॉल्यूम में चार्ज थोड़ी है, गोले के सरफेस पर चार्ज है। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्यों लिया सर? अरे वॉल्यूम इंटीग्रेशन इसलिए लिया क्योंकि ये वॉल्यूम से बंद है, इस स्प्लिट नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यूज कर दीजिएगा यहाँ पे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन 0 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर ई। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये फार्मूला ऐसा है जिस फार्मूले से गोले के पृष्ठ पर या गोले के पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है, गोले के पृष्ठ के भीतर नहीं। भीतर की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर मान लीजिए आप पृष्ठ पर आ गए हैं तो आपका मतलब हो गया है कि जो स्मॉल आर है वही कैपिटल आर है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर रख दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा और ये पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या मेरी बात आपको समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लवली सा कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।